नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के बारे में। एक ऐसी दुश्मनी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और जिसकी वजह से आज भी पूरी दुनिया में हलचल मची रहती है। जब भी आप न्यूज़ देखते हैं ईरान का नाम जरूर आता है ना। कभी न्यूक्लियर डील को लेकर तो कभी मिडिल ईस्ट के किसी झगड़े को लेकर। पर सवाल ये है कि ईरान हमेशा इन ग्लोबल विवादों के सेंटर में क्यों रहता है। इसका जवाब आज में नहीं बल्कि इसके इतिहास में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले आज की सिचुएशन को समझते हैं। देखिए, ईरान मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसके कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो उसे सीधे सीधे दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने खड़ा कर देते हैं। जैसे कि ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथियों जैसे संगठनों को सपोर्ट करता है। फिर उसका अपना एक विवादास्पद न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे इजराइल से उसकी सीधी टक्कर चलती रहती है। और हाँ, इस पूरे रीजन में दबदबे के लिए सऊदी अरब से उसकी जबरदस्त होड़ है। पर ये जो टेंशन है ना, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें 1 सदी से भी ज्यादा गहरी हैं। तो इस दुश्मनी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम 1900 के दशक की शुरुआत में। उस वक्त ईरान को ईरान नहीं बल्कि पर्शिया या फारस के नाम से जाना जाता था। और तभी वहां एक ऐसी खोज हुई जिसने आने वाले वक्त के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है 1800 के दशक से, जब रूस और ब्रिटेन जैसे देश फारस पर अपना दबदबा बना रहे थे। फिर 1901 में विलियम डार्सी नाम के एक ब्रिटिश बिजनेसमैन को तेल खोजने का 60 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और बस 1908 में तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मिला और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बन गई। अब सोचिए, सालों तक ब्रिटेन ने यहां से बेशुमार तेल निकाला, लेकिन ईरान को मुनाफे का सिर्फ 16% हिस्सा मिलता था। जाहिर है, जब आपके देश की दौलत कोई और लूट रहा हो तो लोगों में गुस्सा तो भरेगा ही। और यही गुस्सा आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति की वजह बना, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से इस कहानी में अमेरिका की एंट्री होती है, एक सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पर। तो हुआ ये कि 1951 में ईरान के एक बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, मोहम्मद मोसद्देक। उन्होंने हिम्मत दिखाई और ब्रिटिश कंपनी के कब्जे वाले तेल उद्योग को नेशनलाइज कर दिया, ताकि देश की दौलत देश में रहे। लेकिन ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई। तो 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मोसद्देक की चुनी हुई सरकार को ही गिरा दिया और उनकी जगह पर वापस बिठा दिया शाह को, जो कि अमेरिका के पक्के समर्थक थे और जिन्होंने फिर लोहे की मुट्ठी से ईरान पर राज किया। ये जो तख्ता पलट था ना, इसने अमेरिका ईरान के रिश्तों में ऐसा जहर घोला जो आज तक कायम है। शाह के राज में ईरान 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ शाह अमेरिका के कहने पर देश का जबरदस्ती पश्चिमीकरण कर रहे थे, महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता उसे दबा दिया जाता था। दूसरी तरफ देश से बाहर बैठे धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी इसका जोरदार विरोध कर रहे थे। वो अमेरिका और शाह की राजशाही दोनों के खिलाफ थे और एक इस्लामिक गणराज्य की मांग कर रहे थे। और फिर आया साल 1989। शाह के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ गया कि पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद आयतुल्ला खुमैनी हीरो की तरह ईरान वापस लौटे और देश को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। इसने ईरान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। नई सरकार का अमेरिका के प्रति रवैया कैसा था, इसका सबसे बड़ा सबूत था ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। 444 दिनों तक, जी हाँ, 444 दिनों तक तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी के 52 डिप्लोमैट्स को बंधक बनाकर रखा गया। इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक नहीं गिरी है। तो इस क्रांति ने ईरान के लिए सिर्फ एक नया दुश्मन यानी अमेरिका ही नहीं बनाया, बल्कि इसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में लीडरशिप के लिए एक नई जंग भी छेड़ दी। वैसे अगर आपको इस तरह का एनालिसिस पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा, अब इस नई लड़ाई को समझने के लिए हमें इस्लाम की 2 सबसे बड़ी शाखाओं यानी सुन्नी और शिया के बीच के फर्क को समझना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सारी जियोपॉलिटिक्स इसी एक लाइन पर टिकी है। एक तरफ शिया ईरान और दूसरी तरफ सुन्नी सऊदी अरब। अब दुनिया की पूरी मुस्लिम आबादी को देखें तो करीब 87% सुन्नी है और सिर्फ 13% शिया। अब यहाँ देखिए कितनी दिलचस्प बात है।
ईरान, जो कि एक शिया बहुल देश है, वो इस ग्लोबल माइनॉरिटी का लीडर बनकर उभरता है। और वो चारों तरफ से ऐसे सुन्नी देशों से घिरा हुआ है जो अमेरिका के सहयोगी हैं। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे ईरान और सऊदी अरब एक प्रॉक्सी वॉर, मतलब एक तरह का कोल्ड वॉर लड़ रहे हैं। आप मिडिल ईस्ट का कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उठा लीजिए, यमन, लेबनान, सीरिया, बहरीन, हर जगह ये दोनों देश विरोधी गुटों को सपोर्ट करते हैं। अब ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि वो मिलिट्री पावर में अमेरिका या इजराइल का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने लड़ने का एक बिल्कुल अलग, एक नया तरीका निकाला है। इसे कहते हैं असिमेट्रिक स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ईरान सीधे लड़ने के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास, यमन में हूथी। ईरान इन्हें हथियार, ट्रेनिंग और पैसा देता है, और ऐसा वो क्यों करता है? ताकि वो अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मनों को सीधी जंग का खतरा उठाए बिना चुनौती दे सके। और इस पूरे नेटवर्क को चलाता है ईरान का एलीट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी IRGC। इस प्रॉक्सी वॉर की रणनीति के साथ साथ ईरान की एक और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, और वो है एक न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना। और यही बात सबसे ज्यादा टेंशन पैदा करती है। देखिए, परमाणु बिजली घर चलाने के लिए यूरेनियम को करीब 5% तक एनरिच करना पड़ता है, लेकिन ईरान अपने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका है, और हथियार बनाने के लिए चाहिए होता है 90%। मतलब वो वेपन ग्रेड यूरेनियम से बस एक कदम दूर है। भले ही ईरान कहता रहे कि उसका प्रोग्राम शांति के लिए है, पर ये आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं। तो सवाल उठता है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, 1953 में जो तख्तापलट हुआ था, उसे ईरान कभी नहीं भूला। उनके नज़रिए से एक न्यूक्लियर वेपन ही वो आखिरी गारंटी है जो उन्हें किसी दूसरे विदेशी हमले या सरकार बदलने की कोशिश से बचा सकता है। ये उनके लिए एक तरह का अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। और दोनों देशों में सुलह होना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि 1979 की क्रांति का एक बुनियादी नारा था, अमेरिका महान शैतान है। मतलब आज के ईरान की पहचान ही अमेरिका के विरोध पर बनी है। तो एक सदी के इस अविश्वास और दुश्मनी के बाद बड़ा सवाल यही है, क्या संघर्ष का ये चक्र कभी टूट पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।